sir. No doubts? No, sir. Okay. ठीक है. So now we'll continue with next chapter, that is chapter 3. And हम लोग के टोटल 4 चैप्टर्स है. तो now we'll be starting with chapter 3 of unit 5. So उसके बाद में एक ही चैप्टर बचेगा. So by next in 1 to 2 lectures we'll finish with our syllabus. Okay. So I'll just share my screen again. So here we have chapter 3 of unit 5, that is software reuse. chapter 3 है. ओके यहाँ पे जो चैप्टर लिखा है वो जाने दो, ये स्लाइड्स के हिसाब से लिखा हुआ है, बट दिस इज आवर थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 5, सॉफ्टवेयर रीयूज. सो ये आपके टॉपिक्स है जो अभी हम लोग कवर करेंगे. सॉफ्टवेयर रीयूज मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको टीवाई का प्रोजेक्ट बनाना है और सीनियर्स जो आपके टीवाई के जो पहले जो सीनियर्स है उनके बने हुए सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको रेफर करने दे रहा हूँ, आपका काम सिंपल हो जाएगा. कहीं ना कहीं से आप उनके डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन्स, उनका कोड आप रीयूज करके अपना सॉफ्टवेयर बेटर वे में, फास्ट वे में बना सकते हैं. आपको बेटर क्लैरिटी रहेगा कि क्या चीज कैसे बन सकता है. सो दैट मीन्स सॉफ्टवेयर रीयूज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इन मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन बाय कंपोजिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट. मतलब क्या चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या चीज आप यूज करेंगे फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स, मतलब रीयूज करेंगे. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यही बताता है कि हर एक चीज खुद से मेहनत नहीं करना. कोई एक चीज मार्केट में अवेलेबल है, कोई एक चीज आपने खुद से बनाया हुआ है, तो वो सबको साथ में कंबाइन करो और अपना एक नया सॉफ्टवेयर बना दो. तो आप अगर कुछ एक चीज अगर रीयूज कर सकते हैं तो खुद से बनाने में मेहनत नहीं करना है उस पर. जैसे आप देखो कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ही क्या है, राइट कोड वंस, बराबर है, कोड आप एक ही बार लिखेंगे, बट यू कैन रीयूज इट मल्टीपल और एन नंबर ऑफ टाइम्स और इन्फिनिटी टाइम्स. चाहिए उतने बार आप एक पब्लिक क्लास बनाओ और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसके फंक्शंस चाहिए उतने बार रीयूज कर सकते हो, है ना. तो वो सेम कोड आपको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे आप देखो कि हम लोग जावा के अंदर जो पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, एक ही बार बनाया हुआ है ना, लेकिन हम लोग के जैसे कितने लोगों ने वो पैकेज इंपोर्ट करके अपना काम सिंपल किया है. सी प्लस प्लस हम लोग जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, एक ही बार बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग हर बार रीयूज करते हैं. तो इससे क्या होता है, आपका काम जो है वो काफी सिंपल हो जाता है. गूगल मैप एपीआई में लिंक करूंगा, बहुत क्विकली वो सारी चीजें आ जाएंगे. देन यूट्यूब पे कोई वीडियो डाले और वो वीडियोस जो है मुझे अपने वेबसाइट पे बताना है, तो यूट्यूब का एपीआई कनेक्ट कर दूंगा. तो जो भी वीडियोस वहां पे डाले हुए हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा. मुझे अपने वेबसाइट पे अलग से मीडिया प्लेयर कनेक्ट करने की और उस पर वापस अलग से वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट अपलोड माई वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल और उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा. सो दैट इज अगेन द रीयूजेबल फैक्टर. So software engineering has been more focused on original development, but it is now recognized that to achieve better software more quickly and at a lower cost, we need a design process that is based on systematic software reuse. Systematic software reuse, ये याद रखना है, reusability. So there has been a major switch to reuse based development over past 10 years, जहाँ पे हम लोग हर एक चीज खुद से बनाने के बदले reuse चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं. मतलब मैं कुछ एक चीज ऐसे बना दूंगा कि जिससे वो चीज जो है वो बाकी कोई नहीं बनाएंगे और मैंने बनाया हुआ चीज ही वापस रीयूज करेंगे. जैसे देखो वी हैव गूगल मैप्स, तो अब कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई अभी मैं भी अपना खुद का मैप बनाऊंगा, नहीं. उनको पता है कि मुझे बाकी सारी चीजें बनाने की जरूरत है, गूगल ने जो मैप्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसके एपीआई लिंक कर दो, वो काम अपना हो गया. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कभी कभी हम लोग पूरा कंप्लीट सिस्टम रीयूज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं. एप्लीकेशन को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बराबर है. जैसे गूगल मैप, दैट्स जस्ट वन एप्लीकेशन. और वहां पे आप क्या करेंगे, आप उसको कोई दूसरे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब मैं गूगल मैप को कॉलेज पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ऑनलाइन कैब बुकिंग पे, होटल बुकिंग पे, ऑनलाइन टूर्स ट्रैवल्स पे चाहिए वहां पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. कंपोनेंट उसके कोई स्पेसिफिक. अब ये देखो, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर रीयूज करना, क्लियर है. यहाँ पे उसका मैंने कंप्लीट सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, मतलब पूरा गूगल मैंने यूज नहीं किया.
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल का एक ऐप जो है वो सिर्फ रीयूज कर रहे हैं, और यहाँ पे वो ऐप का कोई एक पार्ट या यूनिट ऑफ दिस एप्लीकेशन वो रीयूज कर रहा है, और यहाँ पे उसका कोई एक फंक्शन या उसका कोई एक क्लास, एक प्रोग्राम, इसको मैं रीयूज कर रहा हूँ। तो 4 लेवल पे रीयूजेबिलिटी होगा। यहाँ पे पूरा जितना भी सॉफ्टवेयर में जो भी कुछ अवेलेबल है सारा रीयूज कर दिया। यहाँ पे उसका कोई एक स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है वही मैं रीयूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसका एक छोटा सा यूनिट, छोटा सा पार्ट रीयूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसका पूरा पार्ट भी नहीं, वो पार्ट में लिखा हुआ कोई एक फंक्शन या प्रोग्राम वो ही रीयूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये वे में 4 टाइप के रीयूजेबिलिटी रहेंगे आपके। अब बेनिफिट्स क्या है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जब आप चीज़ें रीयूज करेंगे तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। ऑलरेडी पहली बार जो आपने ये कुछ चीज़ें बनाए थे तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग, डिजाइनिंग, हर एक में स्टैंडर्डाइज करने में मेहनत किया था। तो इस बार वो स्पेशलिटी जो है वो आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा फ्रॉम रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में आपके सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। डिपेंडेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ये एक ड्रॉबैक है। मतलब गूगल मैप पे आपका डिपेंडेबिलिटी हो गया, तो अगर वो चीज़ अगर गूगल अगर काम करना बंद हुआ तो आप उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो अगर गूगल बंद हो गया तो आपका एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, दिस इज द लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, दैट्स एडवांटेज। रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि जिस किसी ने ये कंपोनेंट डेवलप किया है उसने बहुत ज्यादा ट्रायल एंड टेस्ट किया हुआ है, और हजारों लोग ये सेम चीज यूज कर रहे हैं। तो उनके जो अलग अलग प्रॉब्लम आ रहा है उसके हिसाब से गूगल मैप खुद को हमेशा अपडेट करते रहता है। कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे वो उसके पैच जो है वो निकालते रहता है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज दिस आर द स्पेशलाइज्ड, दिस एजेंसी इज स्पेशलाइज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ पर्पस। तो हम लोग एक्सपर्ट के पास से कुछ चीजें ले रहे हैं, तो सिक्योरिटी रिस्क आपके मिनिमम हो जाता है। स्टैंडर्ड कंप्लायंस, ऑफ कोर्स गूगल जैसा कंपनी है तो उन्होंने सारे जो हम लोगों के डेवलपमेंट, टेक्निकल, प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करके ही अपना एप्लीकेशन बनाया है, या कोई एक एपीआई बनाया जिसको मैं रीयूज करूंगा। तो मुझे ये सारे स्टैंडर्ड्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रीयूज करूंगा चीजों को। स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली गूगल ने ही देख के रखा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे वापस यूज कर रहा हूँ। देन प्रॉब्लम्स क्या होंगे, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड यूजिंग अ कंपोनेंट लाइब्रेरी। कभी कभी जब मैंने बहुत सारी चीजें अगर रीयूज किए हुए हैं तो आप देखो कि उसके साथ में कोई एक लाइब्रेरी आता है, और वो लाइब्रेरी के बिना वो चीज रीयूज नहीं हो सकता। अब जब अगर मैं गूगल मैप की बात करता हूँ तो उनके लाइब्रेरी तो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, तो इसके लिए आपको इतना फर्क नहीं पता चलता है। लेकिन अगर मैं जावा टाइप को एक एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो उसके साथ में बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी आता है। तो जब जो कोई कंपोनेंट को आपको रीयूज करना है ना, तो वो कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, खुद को कंपाइल करने के लिए जो बड़े से लाइब्रेरीज की जरूरत है ना, वो लाइब्रेरीज भी आपको साथ में ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर मैं ASP.NET, ठीक है, इसमें कोई एक वेबसाइट बनाता हूँ, और अब कभी कभी आपने देखा है हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन लाइब्रेरी बना देते हैं। कॉमन लाइब्रेरी बनाएंगे, और ये कॉमन लाइब्रेरी को मल्टीपल ASP.NET में बने हुए वेबसाइट जो है ना वो एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें जो उनको रिक्वायर्ड है अपने वेबसाइट पे जो जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एक कॉमन लाइब्रेरी पे अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, मेरा एक्सेस फास्टर हो जाएगा, और ये जो डिसएडवांटेज है ना कि हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, वो नहीं होगा। मतलब मैं ही 10 वेबसाइट बना रहा हूँ, और होस्टिंग स्पेस जो है वो मैंने सपोज GoDaddy से लिया हुआ है। होस्टिंग समझते हैं, सर्वर पे 10 GB, 50 GB, 100 GB स्पेस परचेस करके रखना, और वहां पे फोल्डर बनाएंगे हम लोग अलग अलग, और उसमें ये वेबसाइट का जो कोड है वो अपलोड कर देंगे। तो अब मैंने क्या बोला है, मैंने ये जो भी 10 वेबसाइट बनाया ना, उनके लिए 10 अलग अलग लाइब्रेरी बनाने के बदले मैंने वहां पे एक ही लाइब्रेरी में ये सारी चीजें अपलोड कर दी है। तो क्या होंगे, जो भी अभी वेबसाइट में बनाऊंगा उसको मैं एक ही लाइब्रेरी पॉइंट आउट कर दूंगा, एक मेरा यूनिवर्सल फोल्डर बन जाएगा। तो हर एक वेबसाइट के लिए मेरा ये जो मेहनत है वो कम हो जाएगा, जो बेसिकली यहाँ पे डिसएडवांटेज बताया हुआ है। तो मैंने उसका आपको सोल्यूशन बता दिया। देन जब आप चीजें कभी कभी आप देखो कि मैं अपने सीनियर्स के 2-4 प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें के ही कोड, उसके ही बहुत सारे फंक्शंस आपने रीयूज किए। अब आपने वो फंक्शन रीयूज तो कर लिए, लेकिन एग्जैक्टली उसको कैसे रीयूज करना था ये आपको पता नहीं था, या रीयूज करने के बाद में बहुत सारा उसमें एरर आ रहे हैं।
जब आप वो फंक्शन रीयूज करने के बाद में उसके ऊपर आप जब नया कुछ कोडिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो तो अगेन मेंटेनेंस में ज्यादा आपका कॉस्ट आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेवलपमेंट से ज्यादा काम आपका मेंटेनेंस में हो गया, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि इससे बेटर तो हम लोगों ने खुद ही बना लिया रहता था। तो रीयूज के कभी कभी ये डिसएडवांटेज भी होता है। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, कब कब भी जब हम लोग चीजों को रीयूज करते हैं तो वो जो टेक्नोलॉजी में बना है उसके लिए रिलेटेड हम लोग के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो उसमें अगर चेंजेस करना है तो आपको जिसके पास से आपने ये सॉफ्टवेयर लिया है उसका ही हेल्प लेना पड़ेगा। आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उसके रिलेटेड टूल्स का सपोर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जब तक वो चेंजेस नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम्स में पैचेस फाइंड आउट करके आपको नहीं बताएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, बहुत बार कंपनीज जो है ना बहुत सारी चीज़ों को जब अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करता है तो कभी ना कभी उनके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो उनके पास एक ही एक्सक्यूज रहता है कि भाई ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने रीयूज किया है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते। तो क्लाइंट जो है ना उनको कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है, नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम, है ना, कि अपना अपना ब्लेम दूसरों पे धकेलो। नाउ द रीयूज लैंडस्केप क्या क्या होगा। The reuse landscape, although reuse is often simple, thought of as a reuse of a system component, there are many different approach to reuse. क्या क्या है? Reuse is accessible. Just 1 minute. Okay, sorry. So reuse landscape क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Although the reuse is often simple, though thought of as the reuse of the system component, there are many different approach to reuse that may be used. अब देखो कभी कभी reusability इतना सिंपल नहीं रहता है जितना हम लोग सोचते हैं। ठीक है, आप जब प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो यू विल थिंक कि ओके दो प्रोजेक्ट में ले लूंगा, उसमें से इसमें से मैं लॉगिन का कोड उठा लूंगा, इसमें से मैं साइन अप का कोड उठाऊंगा एंड एक में से मैं यूजर प्रोफाइल का उठाऊंगा, ये तीनों को कंबाइन करूंगा, मेरा एप्लीकेशन बन जाएगा। लेकिन ये तीन कोड तीन अलग एप्लीकेशन में तीन लोगों ने तीन अलग लॉजिक अप्लाई करके यूज किया हुआ, जिसको आप जब कंबाइन करेंगे और उसके साथ में फोर्थ कोड जो आप खुद से लिखेंगे, वो टाइम पे दिस स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम और स्टार्ट्स throwing unknown exceptions or errors.
और इसको सॉल्व करने में आपके बहुत बार इतने ज़्यादा एफर्ट्स चले जाते हैं ना कि इससे अच्छा मैंने ये कोड खुद से ही लिख लिया रहता तो अब तक मेरा काम हो गया रहता, ये लगता है बहुत बार। टीवाई में बहुत सारे बार आपको ऐसा लगेगा। सो रीयूज इज पॉसिबल एट अ रेंज ऑफ लेवल्स फ्रॉम अ सिंपल फंक्शन टू कंप्लीट एप्लीकेशन। मतलब रीयूज करने के लिए भी डेवलपमेंट नॉलेज होना जरूरी है। आप गूगल पे बहुत सारे कोड्स जो है आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन उसको अपने एप्लीकेशन में वर्केबल कंडीशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, ये आपको आना चाहिए। अगर कोई एक एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, वो एरर सॉल्व करने आपको आना चाहिए। अदरवाइज कोड तो वहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी डेवलपर 100% कोड खुद से नहीं लिखता है, ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं। वो लाइब्रेरी यूज करेगा और गूगल पे जाके वो सबसे पहले अच्छे से जो कोड अवेलेबल है इसको उठा के रीयूज करेगा, और बाद में जो बचा हुआ है वो खुद से कोड करेगा। लेकिन कॉपी करने के लिए भी जो आप कोड रीयूज करेंगे, है ना, आपने ऑलरेडी किसी का बनाया हुआ कोड को आपने क्या किया, कॉपी किया, रीयूज किया। तो ये रीयूज या कॉपी करने के लिए भी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। स्मार्ट वर्क के लिए भी आपके पास नॉलेज स्किल्स होने चाहिए कि आप ये जो चीजें रीयूज कर रहे हैं इसको साथ में आप कैसे लेके आएंगे जिससे वो बेटर वे में काम करे। द रीयूज लैंडस्केप कवर्स रेंज ऑफ पॉसिबल रीयूज टेक्निक। अब वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे एक बार। सो फर्स्ट, एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग के पास डिजाइन पैटर्न, आर्किटेक्चर पैटर्न है। ये आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क मतलब जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं हम लोग, जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये यूज करके मैं डॉट नेट बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। यहाँ पे डेवलपर्स हम लोग जो है वो यहाँ पे काम करता है एट दिस लेवल, डिजाइनर्स, डेवलपर, टेस्टर्स। तो मैंने क्या किया, विजुअल स्टूडियो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिससे ASP.NET फ्रेमवर्क मेरे कंप्यूटर में आ गया, बराबर है, जिसके ऊपर मैं अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर सकता हूँ, उसका आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉलो कर सकता हूँ, कोडिंग कर सकता हूँ, ये सब चलेगा। सो यहाँ पे आपको यही दिया है, देखो आपको अगर अलग अलग एप्लीकेशन इंटीग्रेट करने हैं तो ये वाला लेयर जो है आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे आपके लाइब्रेरीज और आपके फ्रेमवर्क्स रहेंगे। वी ऑल नो व्हाट इज लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास रेडी रहेंगे और बहुत कम चीज हम लोग को खुद से डेवलप करना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन को हम लोग साथ में लाके इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन ERP सिस्टम्स आपके हो सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपके रेडी रहेंगे जिसको हम लोग अपने वेबसाइट के साथ में लिंक करेंगे। देन कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके ये जो आपका एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको 4 GB, 3 GB, 2 GB, 1 GB कितना रैम लगेगा, कितना हार्ड डिस्क लगेगा, कितना प्रोसेसिंग पावर लगेगा, कितना ग्राफिक कार्ड लगेगा, वो आएगा। उसके साथ में आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो पुराना जावा यूज करके बनाया था, तो उसके रिलेटेड स्पेशल जो लाइब्रेरी सपोर्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। देन उसके आगे प्रोग्राम लाइब्रेरीज है, प्रोग्राम कोड जनरेटर है। देन आपके पास अगर कोई एक एम्बेडेड सिस्टम है, कोई कंपोनेंट आपने रीयूज किए हुए हैं, ये सारी चीजें ये वो यहाँ से हम लोग के आएंगे। सो रिमेंबर दिस इज द मेन लेयर, और ये जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर पे जो आता है वो है, जिस पे हम लोग डायरेक्टली लिंक नहीं करता है। यहाँ पे लिंकिंग कौन करेगा, ये जो लेवल है ये लेवल पे आप जो जैसे आप देखो कि हम लोग C++, तो उसके अंदर बिन फोल्डर का जो रहता है उसका लिंक देते हैं ना, बाइनरी फोल्डर रहता है जिसके अंदर आपके हेडर फाइल्स रहते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पे आएंगे। क्लियर है, दैट इज योर प्रोग्राम लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स। सो वो सब यहाँ पे आएगा। देन मैंने कोई एक लेगेसी रैपिंग, जैसे आप देखो कि मैंने एक एंड्रॉइड ऐप बनाया एंड्रॉइड 10 पे। अब बैक ट्रैकिंग के लिए आपको लेगेसी रैपिंग करना पड़ेगा, मतलब वेदर दिस सेम एप्लीकेशन इज वर्किंग ऑन एंड्रॉइड 6, 7, 8, 9 प्रॉपरली और नॉट। देन सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब एंड्रॉइड ऐप बना दिया मैंने, अब ये सेम जो एंड्रॉइड ऐप है इट शुड बी लिंक्ड और सिंक्रोनाइज्ड विद वेबसाइट, और इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद क्लाउड। तो ये आपके अलग अलग सिस्टम्स हो गए, तो उसके साथ में इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ से होगा। या आपको इसको अपने कंप्यूटर के साथ सिंक्रोनाइज करना है तो वो सिंक्रोनाइजेशन होगा। सो यहाँ पे देखो मैंने जो भी आपको बताया उसके यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट।
उसका डिस्क्रिप्शन कौन से चैप्टर में दिया है वो जाने दो, आपको सिर्फ इसका मतलब क्या है वो पढ़ के रखना है। ये टेबल अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको ये खुद से पढ़ लेना है। एमसीक्यूज के लिए ये वाले जो क्वेश्चंस है ये काम में आएंगे, याद रखना। एमसीक्यूज के लिए ये पूरा टेबल। ओके, रीयूज प्लानिंग फैक्टर क्या बोला है, द डेवलपमेंट शेड्यूल फॉर द सॉफ्टवेयर, ये देखना है कि आपका शेड्यूल मतलब कितना टोटल टाइम लगेगा, टाइम लाइफ टाइम कितना होगा वो सॉफ्टवेयर का। अब कोई एक सॉफ्टवेयर टेम्पररी, जब तक हम लोगों का लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक ये मुझे रिक्वायर्ड है, लाइक फॉर 2 years और मोर 6 months और 1 year आई कैन एक्सपेक्ट। तो अभी जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ उसका लाइफ टाइम क्या है, 1 या 2 year, तो इसके ऊपर अभी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बट वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर अ कॉलेज जो लाइफ टाइम यूज करने वाले, तो उसके ऊपर फिर उतना मेहनत करना है। देन बैकग्राउंड स्किल्स एक्सपीरियंस, जो डेवलपमेंट टीम है उसके पास वैसे टाइप का क्या है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना वही है। जो डेवलपर काम करने वाले उनके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रिटिकलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्रिटिकलिटी मतलब क्रिटिकल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, है ना, जिसमें मिस्टेक हम लोग बेयर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप देखो कि ह्यूमन डिपेंडेंस जहाँ पे ज्यादा है, जैसे हम लोग का रिजल्ट जनरेशन सिस्टम, तो अगर आपका रिजल्ट जनरेशन सिस्टम में अगर मिस्टेक होगा तो जो स्टूडेंट्स को जो डिग्री मिलेगा जहाँ पे उसको O+ ग्रेड मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए, उसके जगह पे अगर B या C मिला तो उसके करियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हो गया। Getting then attendance software as per our system, that's a critical software because आपका सॉफ्टवेयर जो अटेंडेंस का परसेंटेज बता रहा है उसके हिसाब से कोई एक स्टूडेंट 1 साल के लिए ड्रॉप आउट हो सकता है या वो एग्जाम दे सकता है, अगेन क्रिटिकलिटी आ गया। और वो सेम यहाँ पे क्रिटिकलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड नॉन फंक्शनल थिंग्स। नॉन फंक्शनल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो मार्क्स एंटर कर रहे हैं जो यूजर्स है उनको कितना नॉलेज है ये सॉफ्टवेयर का, या उनको टेक्निकली वो कितने क्लियर है, और वो जो मार्क्स एंटर कर रहे हैं या अटेंडेंस जो एंटर कर रहा है वो कौन से एक्सटेंशन के साथ में कर रहा है, मैनुअली कर रहे हैं या डॉट, जैसे हम लोग आपके अटेंडेंस अगर अपलोड करते हैं तो .csv फाइल में हम लोग अपलोड करते हैं, जिसमें एग्जैक्टली ये कैलकुलेटेड रहता है कि कौन से टाइम पे आप ज्वाइन हुए, कौन से टाइम पे आपने मीटिंग छोड़ दिया, कितना लेट आप ज्वाइन हुए, और उसके हिसाब से अगर आपका 50 मिनट्स का लेक्चर है तो 50 मिनट्स में से आपने टोटल कितने मिनट्स अटेंड किए, उसके हिसाब से आपका 50%, 100% लेक्चर अटेंडेंस यहाँ पे मिलेगा आपको। तो अगर आपका लेक्चर अटेंडेंस लेक्चर 1 में अगर 40% से कम है तो आई विल कंसिडर दिस कि आपका लेक्चर ही अटेंड हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने 50% जितना लेक्चर जाने के बाद में ज्वाइन किया। एप्लीकेशन डोमेन क्या है, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म कौन से रहेंगे, मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी या एम्बेडेड डिवाइस पे भी होंगे, ये देखेंगे हम लोग, है ना। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग हर एक जगह पे फ्रेमवर्क यूज करते हैं। लाइक फॉर जावा वी हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क, PHP के लिए हम लोग के पास फ्रेमवर्क है। तो ये क्या करेंगे, वी हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो आपको एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, और ये जो लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी यूज करके आपका बहुत ज्यादा काम कम हो जाएगा। एक फोल्डर आर्किटेक्चर आपको बना के देते हैं, तो ये फोल्डर आर्किटेक्चर जो बना के देंगे उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको जैसे MVC फ्रेमवर्क का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, तो आपके जो मेन एल्गोरिदम है वो कंट्रोलर में आएंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो यहाँ पे आएंगे, और फंक्शन कॉल, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। क्लियर है, तो ये वे में फोल्डर आर्किटेक्चर वो आपको बना के बताता है। तो आपको भी फ्यूचर में आपके जगह पे कोई दूसरा भी आएगा तो उसको भी बहुत इजीली पता चलेगा कि क्या चीज कहाँ पे है। दूसरी बात, आप जब एंड्रॉइड, जैसे आप देखो एंड्रॉइड के लिए भी वो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो भी उसका एक फ्रेमवर्क है। तो जब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू एक मोबाइल ऐप डेवलप करता हूं, अब मैं वहां पे खाली एक प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो जो है उसने आपके लिए एक एम्यूलेटर रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें आपको एक वर्चुअल मोबाइल मिलेगा,
जिसके ऊपर बाकी के बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन कैल्सी ये वो सब वहां पे रहेगा, वॉल्यूम बटन, और आपका सिर्फ हेलो वर्ल्ड वाला जो एक छोटा सा ऐप है ना वो ये मोबाइल पे खुलेगा। और जो आप हेलो वर्ल्ड मैसेज जो आपने प्रिंट किया, तो उसके साथ में उसके सपोर्ट में जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स है वो एक पूरा आपका फोल्डर जो है ना वो खुद से बना के दे रहा है आपको, वो सब कोड आप नहीं कर रहे, आपने अगर एक बार भी देखा रहेगा तो आप देखो कि ये आपका फ्रेमवर्क हो गया जहाँ पे आपको इतने सारी चीजें वो इंटीग्रेट करके देता है जिससे आपका मेहनत बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो एज इट इज गिवन एज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स सच एज क्लास ऑब्जेक्ट, दिस कोलैबोरेट टू प्रोवाइड्स अ रीयूजेबल आर्किटेक्चर फॉर फैमिली of related applications. Application framework क्या बता रहा है? Frameworks are moderately large entity that can be reused. They are somewhere between system and component. Framework are subsystem design made up of collection of abstract and concrete classes. So बहुत सारे कोड्स हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, उसको हम लोग अलग अलग पैकेजेस में डालते हैं। तो जब कभी आपको वो कैटेगरी की कुछ चीजें अगर यूज करने हैं तो आप वो पैकेज को इंपोर्ट करते हैं और उसके सारे फंक्शनलिटी आपके आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, और वहां से आपको जो चाहिए वो पैकेज यहाँ पे कॉल करो, क्लास यहाँ पे कॉल करो। सो जो हम लोग जावा में करते हैं वो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। वेब एप्लीकेशन में भी सेम होगा आपके पास, जैसे हम लोग के पास देखो अलग अलग वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन, रूबी, जावा। अब देखो पाइथन जहाँ पे मैं जावा या C++ में हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए मुझे मिनिमम 10 लाइन अगर लिखने पड़ता है, पाइथन में मेरा वो सेम काम जो है वो सिर्फ एक लाइन प्रिंट स्टेटमेंट से हो जाता है, प्रिंट ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड लिख दो, खत्म हो गया आपका काम, है ना। इट इज दैट सिंपल। सो इंटरेक्शन मॉडल इज बेस्ड ऑन मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC फ्रेमवर्क, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो आज के टाइम पे हर जगह पे हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, MVC, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या बता रहा है? सिस्टम इंफ्रा रहेगा, GUI डिजाइन अलग रहेंगे, एल्गोरिदम डिजाइन अलग रहेंगे, अलाउज मल्टीपल प्रेजेंटेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, सेपरेट इंटरेक्शन होगा। MVC फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स इंस्टेंशिएशन ऑफ नंबर ऑफ पैटर्न्स, जहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग फोल्डर, हर एक के लिए अलग अलग लोकेशन बनाए रहेंगे हम लोगों ने। सो अगर कोई एक साथ अगर मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट तो हर किसी को पता रहेगा कि किसको कहाँ पे वर्क करना है, कौन कौन से फोल्डर पे वर्क कर रहा है। अब देखो हम लोग के पास एक टॉर्टोइस SVN करके सॉफ्टवेयर भी आता है। अब इस पे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना दूंगा तो क्या होगा कि अगर मैं MVC जिसमें से कंट्रोलर वाला जो फोल्डर है इसमें के फाइल नंबर 1.1 पे अगर काम कर रहा हो ना, तो जब कभी ये प्रोजेक्ट फोल्डर पे आएगा जो कोई, तो उसको यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा। इसका मतलब समवन इज वर्किंग ऑन दिस फाइल, तो कोई कोड पे चेंजेस कर रहा है, तो आपको ये कोड पे काम नहीं करना है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंट्रोलर स्टेट यूजर इनपुट जो आपका जाएगा वो ये एल्गोरिदम पे जाएगा। यहाँ पे आपका मेन लॉजिक होता है या एल्गोरिदम होता है। यहाँ से डेटा, यूजर डेटा जो प्रोसेस होगा, उसके बाद में वो HTML आपके जो वेब फॉर्म्स रहेंगे वहां पे जाएगा, है ना। CSS उसको कलर अलग अलग कलर में प्रोवाइड करेगा। जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई पॉपअप मैसेजेस आ जाएंगे तो वो यहाँ से आएगा। व्यू मतलब यूजर को कैसे दिखेंगे चीजें, वो व्यू मेथड्स है HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले। और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको वो सर्टन चीजों में अगर कहीं पे कोई क्वेरी फायर करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट कॉल करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो ये एल्गोरिदम जो यूज किया हुआ है। अब मैंने रिजल्ट जनरेशन का एल्गोरिदम बना दिया, याद रखो रिजल्ट जनरेशन एल्गोरिदम जो है वो कंट्रोलर में। मॉडल में क्या करूंगा, ये जो रिजल्ट जनरेशन क्लास है, इसका मैंने R1 ऑब्जेक्ट कॉल किया और उसमें मैंने SY स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स एंटर किए, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मॉडल के अंदर मैंने रिजल्ट जनरेशन क्लास जो कंट्रोलर में लिखा था ना, उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, बराबर है। वो मॉडल में यहाँ पे मैंने एडिट किए, मार्क्स एंटर किए, और जो रिजल्ट है वो मैंने व्यू में जाके डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास ये जो फीचर्स है इसके, यहाँ से अगर आप देखेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ये जो भी हम लोगों ने देखा, आई होप ये क्लियर है सबको।
तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी फ्रेमवर्क देखा कैसे वर्क करता है, वो यहाँ पे एग्जांपल बताया मैंने। अब ये जो भी हम लोगों के वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, फीचर्स क्या रहता है, हाई सिक्योरिटी आएगा। अब देखो ये हाई सिक्योरिटी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं उन्होंने ही वो फोल्डर आर्किटेक्चर और अपना लाइब्रेरी ये वे में बनाया हुआ है कि आपको सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या रहता है, ये मेरा फोटो फ्रेम है, ठीक है, दिस इज माई फोटो फ्रेम। तो अब मेनली क्या होगा, ये सेंटर में जो फोटो है, ये जो फोटो है ये चेंज होगा, बराबर है, फ्रेम रिमेन्स द सेम, है ना। सो ये फ्रेम जो है ये तो सेम ही रहेगा, खाली सेंटर का फोटो जो है वो चेंज होगा। तो सेंटर का जो फोटो है दैट इज योर बिजनेस लॉजिक। तो फोटो फ्रेम जो है ना ये सेम रहेगा। तो हम लोग आपको एक्सपर्ट जो है जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे कंपनीज आपको ऐसा एक फ्रेम बना के देते हैं कि अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए ये जो फ्रेम है, आउटर स्ट्रक्चर जो है उसका दैट रिमेन्स सेम, और ये आउटर स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका एप्लीकेशन उतना बेटर बनेगा। जैसे हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल लिया था कि एक सिविल इंजीनियर है, तो अब फ्रेमवर्क जो है वो क्या करेगा, वो सिविल इंजीनियर को एक 10 माले का बिल्डिंग, 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग अगर बनाना है तो बिल्डिंग के पिलर्स जो है वो सबसे स्ट्रांग होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पिलर्स आ गए बिल्डिंग के, उसके बाद में ये आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, और इसी के हिसाब से आपको बाकी के 10 फ्लोर बनाना है। तो फ्रेमवर्क जो है ना ये आपको ये बेस प्रिपेयर करके देता है। अगर ये बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जब आपका बेस अगर स्ट्रांग है ना तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम हो जाता है। ये वे में फ्रेमवर्क आपको चीजें प्रोवाइड करता है। डायनेमिक वेब पेजेस क्लासेस आर प्रोवाइडेड टू हेल्प, आपके पास रेडी टेम्पलेट्स रहेंगे तो आपको सारे कोडिंग खुद से नहीं लिखने, आधे चीजें उन्होंने दिए हुए हैं जो चीजों को हम लोग यहाँ पे रीयूज करेंगे। देन डेटाबेस सपोर्ट मिलेगा। अब याद रखो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपका ऐड, अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई, इसी में आपके प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है ना इसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डेटाबेस सपोर्ट या डेटाबेस कनेक्शन फ्रेमवर्क बिल्ट इन आपको प्रोवाइड करता है। आपको अलग से कनेक्शन क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे रहता है। सेशन मैनेजमेंट, सेशन मतलब लॉग इन लॉग आउट, तो हर एक एप्लीकेशन में लॉग इन या लॉग आउट फैसिलिटी होता है। तो लॉग इन एंड लॉग आउट फैसिलिटी के लिए जो जो कोडिंग जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। यूजर इंटरैक्शन मतलब आप देखो कि पूरे पेज पे, जैसे अगर फेसबुक है तो पूरे पेज पे अगर सिर्फ कोई एक मेरा फोटो है उसी के ऊपर नंबर ऑफ लाइक एक बढ़ा है और कमेंट बढ़ा है, तो पूरा पेज को रिफ्रेश मत करो, सिर्फ आप उतनी ही चीजों को रिफ्रेश करके क्विकली मुझे चीजें बताओ। तो वो जो है वो यूजर इंटरैक्शन भी फास्ट ये आपको करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे आपके वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के फीचर्स होते हैं। अब ये पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? नो सर। नो सर। ओके ओके ठीक है। सो वी विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।